अकबर, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, बाबर और हुमायूं के बाद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक बने इन 1556। अकबर ने अप्रॉक्सीमेटली 50 साल के राज में अपने मिलिट्री जीनियस और इंक्लूसिव पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तानी आवाम के बीच एक खास जगह बना ली थी। दोस्तों, ये कहानी है उनके अकबर से अकबर द ग्रेट बनने की। इस वीडियो में हम अकबर की पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। पॉलिटिकल हिस्ट्री। साल है 1540 का। अकबर के पिता हुमायूं बैटल ऑफ चौसा इन 1539 और बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 में अफगान शासक शेर शाह सूरी से हार जाते हैं। जान बचाने के लिए हुमायूं वेस्ट की तरफ सिंध भाग जाते हैं। इसी बीच उनकी शादी पर्शिया की हामिदा बानू बेगम से हो जाती है। इस मुश्किल समय में सिंध में अमरकोट के लोकल राजपूत रूलर राणा प्रसाद उनको शरण देते हैं। इसी अमरकोट के किले में 1542 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म होता है। सेक्युलर परिवेश में जन्म लेना आगे चलकर उनके राजपूत पॉलिसी और रिलीजियस पॉलिसी में अहम रोल निभाते हैं। इसके बाद काबुल में उनके चाचा कामरान मिर्जा के यहां वे बड़े होते हैं। यहां वे हंटिंग, रनिंग, फाइटिंग में ट्रेनिंग लेते हैं। अकबर की किताबों में भी बहुत दिलचस्पी थी, पर उन्हें अक्सर पढ़ने में खासी दिक्कत आती थी। कई ट्यूटर्स ने उन्हें सिखाने की कोशिश की, पर वे रीडिंग और राइटिंग सीख नहीं पाए। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वे डिसलेक्सिया के शिकार थे, जिस कारण उन्हें अल्फाबेट्स पढ़ने में परेशानी होती होगी। इस कमी को दूर करने के लिए अकबर हर शाम को दूसरों से खूब सारी किताबें पढ़वाकर उनसे सीखते थे। इससे उनका इमोशनल और रैशनल माइंड दोनों बैलेंस्ड रूप से डेवलप हुआ। लगभग 9 साल की उम्र में अकबर के दूसरे चाचा हिंडाल मिर्जा के मरने पर हुमायूं अकबर को गजनी का वाइसरॉय बना देते हैं और उनकी पहली शादी हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया बेगम से हो जाती है। इसी दौरान हुमायूं शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के मरने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। पर सूरी वंश के शासक आदिल शाह सूरी हार नहीं मानते हैं। वे अपने हिंदू मिलिट्री कमांडर हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को हुमायूं को हराने का हुक्म देते हैं। हेमू बहुत एबल और एफिशिएंट कमांडर थे। वो हुमायूं के सारे गवर्नर्स को एक के बाद एक हराते जा रहे थे। दिल्ली और आगरा के गवर्नर्स तो उनका नाम सुनकर भाग खड़े हुए थे। पर फाइनल बैटल होने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मर जाते हैं। अकबर तब सिर्फ 14 साल के थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान अकबर के गार्डियन, रीजेंट और चीफ मेंटोर का रोल निभाते हैं। बैरम खान बाबर के टाइम से ही मुगल मिलिट्री में सर्व कर रहे थे। किसी प्रकार का रिबेलियन न हो जाए, इसीलिए बैरम खान अकबर के कोरोनेशन तक हुमायूं की डेथ को सभी से छुपा लेते हैं। फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फर्स्ट बैटल के 30 साल बाद होता है। मुगल सेना हारने ही वाली होती है कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर जाते हैं। और इस तरह अकबर लकीली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते हैं। अगले 4-5 साल तक बैरम खान ही उनके बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। पर धीरे धीरे अकबर को बैरम खान बहुत अथॉरिटेरियन लगने लगते हैं और दरबार में बहुत पॉलिटिक्स भी होने लगती है। इससे निपटने के लिए वे 1560 में बैरम खान को उनकी पोजीशन से हटाकर हज पर भेज देते हैं। परंतु रास्ते में अफगान दुश्मन बैरम खान का सर कलम कर देते हैं। बैरम खान को हटाने के बाद अकबर का पूरा फोकस एक्सपेंशन पर आ जाता है। आइए जानते हैं अकबर के कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में। अकबर्स कॉन्क्वेस्ट्स। अकबर अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उनके एम्पायर को एक्सपैंड करना है तो उन्हें ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना होगा। इसके लिए गुजरात और बंगाल के सीपोर्ट्स, सूरत जैसे टेक्सटाइल ट्रेडिंग सेंटर्स पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। बैरम खान के जाने के 2 साल बाद तक वे अपनी सौतेली मां माहम आंगा और सौतेले भाई आधम खान पर बहुत भरोसा करते थे। इस कारण 1560 से 1562 के शासन को पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इस पीरियड में दिल्ली और गुजरात के बीच का कांटा मालवा को हराने के लिए वे आधम खान को भेजते हैं। आधम खान मालवा के शासक बाज बहादुर को तो हरा देते हैं, पर खुद बगावत कर देता है। इतना ही नहीं,
आगे चलकर उन्हें अपने दूसरे सौतेले भाई और काबुल का रूलर मिर्जा हाकिम के रिबेलियन का भी सामना करना पड़ता है। इससे अकबर को बहुत बड़ी सीख मिलती है। आगे रिबेलियंस न हो, इसलिए वो डिप्लोमेसी, मैट्रिमोनियल अलायंस और लड़ाई तीनों का स्ट्रेटेजिक यूज करने लगते हैं। सबसे पहले वे घोषणा करते हैं कि वे हिंदुस्तान को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ राजपूत रूलर्स से हाथ मिलाते हैं, उनकी प्रिंसेसेस से शादी करते हैं, उन्हें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशंस देते हैं। नतीजा ये होता है कि कई राजपूत रूलर्स 4 जेनरेशंस तक मुगल्स को अपनी लॉयल्टी और सर्विस देते हैं। वे और भी अलायंसेस बनाते हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में धीरे धीरे एक के बाद एक किंगडम्स या तो उनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर जंग में हार जाते हैं। क्रोनोलॉजिकली देखें तो सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में मालवा, गढ़काटंगा विच इज पार्ट ऑफ गोंडवाना, चित्तौड़ कैपिटल ऑफ सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, रणथंबोर, मारवाड़, गुजरात, हल्दी घाटी, सिसोदियाज राणा प्रताप, और डेक्कन में खानदेश, बेरार और पार्ट्स ऑफ अहमदनगर उनके कब्जे में आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया में बंगाल, बिहार फ्रॉम दाऊद खान कर्रानी और उड़ीसा तक उनका झंडा बुलंद हो जाता है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा से भारतीय शासकों के लिए हेडेक बना रहा है। सेंट्रल और ईस्ट इंडिया को जीतने के बाद वे फॉरेन इन्वेजन से बचने के लिए काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कांदाहार फ्रॉम सफाविद्स ऑफ ईरान को वापस से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यहां एक ध्यान देने की बात है कि वे सिर्फ लड़ाई जीतने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बल्कि लड़ाई जीतने के बाद मैक्सिमम केसेस में बिना ह्यूमिलिएट किए वहीं के लोकल राजा को वापस रीइंस्टेट कर देते थे। बदले में उन रूलर्स को सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर टैक्स देना होता था। ऐसी पॉलिसी किसी भी मुस्लिम रूलर ने पहले नहीं अपनाई थी। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक अकबर जैसे सफल शासक नहीं बन पाए थे। ये तो थी अकबर के कॉन्क्वेस्ट्स की बात। आइए इन कॉन्क्वेस्ट्स के दौरान हुए कुछ यादगार लड़ाइयों के बारे में जान लेते हैं। एपिक बैटल्स। अकबर के कॉरोनेशन के बाद 1556 में हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत उनकी पहली लड़ाई थी। इसे जीतना मुगल साम्राज्य के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। वहीं सेंट्रल इंडिया में गढ़काटंगा को जीतने की लड़ाई भी बहुत प्रेरित करने वाली है। यहां गोंड की महान रानी दुर्गावती का शासन था। वो अपने बेटे राजा बीर नारायण की रीजेंट थी। 1564 में हुए बैटल ऑफ दामोह में वो अकबर के कमांडर असग खान से हार जाती हैं, पर उनके साहस और पराक्रम की गाथा आज भी गोंड ट्राइब्स के लिए इंस्पिरेशन है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत को जीतने के दौरान मिर्जाओं से लड़ाई भी एपिक थी। गुजरात जीतने की खुशी में उन्होंने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा यानी डोर ऑफ विक्ट्री भी बनवाया था। इनके अलावा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के 20 साल बाद 1576 में हुई बैटल ऑफ हल्दी घाटी सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक है। अकबर की राजपूत पॉलिसी के कारण धीरे धीरे सभी राजपूत रूलर्स अकबर की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करने लगे थे, पर चित्तौड़ के राजपूतों की मुगलों से पुरानी दुश्मनी थी। कॉन्टेक्स्ट के लिए 1527 के बैटल ऑफ खांडवा में महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया था। तब से सिसोदिया राजपूतों को मुगल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। राणा सांगा के बाद उनके बेटे राणा उदय सिंह ने भी लड़ाई जारी रखी। उनके टाइम में ही सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट हुआ था। राणा उदय सिंह के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप का नंबर आता है। अकबर के कहने पर आमेर के राजा मान सिंह महाराणा प्रताप से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, पर महाराणा प्रताप मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं। वहीं महाराणा प्रताप को अफगानों, भीलों और उनके यूनिकॉर्न घोड़े चेतक का सपोर्ट प्राप्त था। लड़ाई के दिन तीनों साइड से मुगल सेना से घिर जाने के बावजूद राणा प्रताप हार नहीं मानते हैं और ऐसा जोरदार स्विफ्ट काउंटर अटैक करते हैं कि मुगल सेना हक्की बक्की रह जाती है। वैसे तो ये लड़ाई इनकंक्लूसिव रहती है, पर यदि चेतक नहीं होता तो हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए होते। हिस्टोरियंस इस लड़ाई को लेजेंड्स की लड़ाई मानते हैं। अभी हमने कुछ एपिक बैटल्स के बारे में जाना, जिसके साथ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। ढेर सारी लड़ाइयों को जीतने के कारण अकबर मुगलों के ही नहीं
बल्कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस रखते हैं। पर ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के इतिहास में वो एक हीरो हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में वो एक विलेन? इसकी वजह थी उनकी लिबरल पॉलिसीज। तो आइए अब हम अकबर की कुछ पॉलिसीज पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकबर की राजपूत पॉलिसी के बारे में। अकबर्स राजपूत पॉलिसी। उनकी राजपूत पॉलिसी बड़ी ही नोटेबल थी। अपने जन्म के समय मिले राजपूताना प्रोटेक्शन को वे कभी नहीं भूले। जहां तक हो सका उन्होंने राजपूतों का दिल जीतने की कोशिश की। वो विक्ट्री और ह्यूमिलिएशन में केयरफुल बैलेंस बनाकर चलते थे। वे कई राजपूत प्रिंसेसेस से शादी करते हैं, जैसे आमेर, जयपुर के कचवाहा राजपूत राजा भारमल की बेटी हराखा या जोधाबाई से उनका विवाह होता है। वे अपनी हिंदू पत्नियों को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं करते थे और अपने महल में ही उनके लिए हिंदू टेम्पल बनवाते। मुगलों के अगले एम्परर सलीम यानी जहांगीर जोधाबाई के ही बेटे थे। इस सिंक्रेटिक और सेक्युलर अप्रोच के कारण वे मैदान में ही नहीं, मैदान के बाहर भी राजपूतों का दिल जीत लेते थे। ये अप्रोच मुगलों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजा भगवान दास और राजा मानसिंह मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सीनियर पोजीशन पर रहे और अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हुए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद बचे खुचे राजपूत रूलर्स ने भी रिस्पेक्ट से अकबर की सुप्रेमेसी स्वीकार कर ली और राजस्थान में पीस बहाल हो गई। उनकी दूसरी रिमार्केबल पॉलिसी थी रिलीजियस पॉलिसी। आइए जानते हैं अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। भारतीय इतिहास के पन्नों में अकबर अपने रिलीजियस पॉलिसी के कारण सबसे अधिक चर्चा में रहे हैं। सूफी सेंट्स का इन्फ्लुएंस, उनके मेंटोर अब्दुल लतीफ की टीचिंग्स, राजपूत वुमेन से शादी और पूरे हिंदुस्तान में साम्राज्य फैलाने का सपना उनके लिबरल रिलीजियस पॉलिसी के इंपॉर्टेंट कॉजेस थे। वे शिया सुन्नी के आधार पर भेद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए बैरम खान शिया थे पर उनके सबसे क्लोज हुआ करते थे। वो अपने जजमेंट पर मौलानाओं से ज्यादा भरोसा करते थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला पिलग्रिम टैक्स और जजिया भी माफ कर दिया था, जिससे उनकी तारीफ सभी जगह होने लगी। उन्होंने राम सीता सिल्वर कॉइन्स भी चलाए। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में उन्होंने एक इबादत खाना बनवाया जहां पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ऑर्गेनाइज होता था। इसमें सभी धर्म के स्कॉलर्स डिबेट और नॉलेज शेयरिंग करने आते थे। इन डिस्कशन से अकबर ने कंक्लूड किया कि सारे धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई है, पर कई धर्म गुरु अपने एक्सट्रीमिस्ट टीचिंग से उनकी प्रजा में डिविजन्स क्रिएट करते हैं। इससे ऊपर उठने के लिए अकबर सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस का आइडिया लाए। उनके दोस्त और बायोग्राफर अबुल फजल ने उनके इस आइडिया के अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस भी तैयार किए। उनके बाद जहांगीर और शाहजहां भी इन गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। रिलीजियस हार्मनी को फर्दर प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक न्यू इंक्लूसिव रिलीजन की स्थापना की, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही या डिवाइन फेथ। ये वन गॉड में बिलीव करता था। इसमें सभी धर्म की अच्छी बातें शामिल की गई थी। कोई डॉगमा या कट्टरता नहीं थी, सिर्फ रैशनैलिटी पर आधारित था। पर अकबर ने इस धर्म को अपनाने के लिए किसी को फोर्स नहीं किया। बीरबल अकेले हिंदू कोटियर थे जिन्होंने इस धर्म को दिल से स्वीकार किया था। यह धर्म ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका और अकबर की मृत्यु के बाद फिजल आउट हो गया। रिलीजियस पॉलिसी के बाद बात करते हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की। अकबर्स इकोनॉमिक पॉलिसी। अकबर के एम्पायर की इकोनॉमी मुख्यतः एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड पर आधारित थी। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर करती थी, जो नेशनल इनकम का मेन सोर्स भी हुआ करता था। मुगल एरा में मिलेट्स, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, शुगरकेन, कॉटन इत्यादि मेजर क्रॉप्स होते थे। अकबर के समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत इवॉल्व हुई। क्लॉथ पर प्रिंटिंग करना, सिल्क वीविंग इत्यादि इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट के कारण ओवरऑल इकोनॉमी पर पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। लोगों के डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से लोकल एरिस्टोक्रेट्स और मर्चेंट्स की डिमांड तो पूरी होती ही थी, बल्कि विदेशों से आने वाले मर्चेंट्स के लिए भी सरप्लस अवेलेबल रहता था। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के कारण एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस लो हुआ करते थे। पर यहां एक गौर करने वाली बात है कि ऑल्दो अकबर के समय में इंडिया एक रिच कंट्री थी, पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर थी। जहां एम्परर, नोबल्स, जागीरदार और मनसबदार लग्जूरियस लाइफ जीते थे, वहीं आम आदमियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
दोस्तों, ये थी अकबर की पॉलिटिक्स, रिलीजन और इकोनॉमी के फील्ड में इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेशंस और कल्चरल पेट्रनेज के बारे में।